हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप स्टडी। और आज हम लोग करने वाले हैं हमारे एसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर वन शॉर्ट में। तो दिस आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर। बेसिकली अपन बस पीवाईक्यूज ही, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही फटाफट जल्दी से ख़त्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो पहली बात इसमें अपन क्या देखो, इसमें जो पॉइंट्स है ना बहुत इजी पॉइंट्स है। विल डिस्कस द पॉइंट्स। तो पहले बात कि जो अपन एस डी विल कॉल इट एस डी। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अपन एस डी बोलेंगे। तो एस डी क्या एक लॉजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लॉजिकल, सब कुछ लॉजिकली होता है। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लॉजिकली हो रही है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स वो है कि सॉफ्टवेयर को इंजीनियर किया जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। मैन्युफैक्चर अपन हार्डवेयर को करते हैं, राइट। तो पहली बात इसमें ये होगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, देखो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हार्डवेयर डेवलपमेंट, ये तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या हार्डवेयर डेवलपमेंट हो, ठीक है, एस डी हो या एच डी हो, विल कॉल इट एस डी, राइट। एस डी इन शॉर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एस डी एंड हार्डवेयर डेवलपमेंट को एच डी। तो एस डी हो या एच डी हो, दोनों का जो बैकबोन होता है ना, वो क्या होता है, गुड डिज़ाइन दोनों का बैकबोन होता है, राइट। और तीसरी बात हमको ये पता है कि अगर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको दूर करना है, उसको रेक्टिफाई करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि अपन हार्डवेयर में काम कर रहे हैं। कुछ अगर रॉन्ग हो गया तो वापस पूरा नया नया बनाना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा सही बनाए कि नहीं। बट सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर में चीज़ें आसान होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम, एस डी के टाइम, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो इट कैन बी रेक्टिफाइड वेरी इजीली, राइट। और इन बोथ द एक्टिविटीज़ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छे एक क्वालिटी प्रोडक्ट की, वो किसके ऊपर, डेवलपर के ऊपर होती है। तो सी वी हैव द सेम पॉइंट्स ओवर हियर। पहला देखो यहाँ पे लिखा है कि एस डी एंड एच डी आर दो अलग अलग एक्टिविटीज़। एक गुड डिज़ाइन इनका बैकबोन होता है फॉर बोथ द एक्टिविटीज़। क्वालिटी प्रॉब्लम जो होती है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग फेज में कैन नॉट बी रिमूव्ड, सही बात है। बट एच डी प्रोसेस में, ठीक है, ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आए तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और बोथ एक्टिविटीज़ में डेवलपर रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, सॉफ्टवेयर इज इंजीनियर नॉट मैन्युफैक्चर्ड, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। अभी वेयर आउट मतलब क्या, सॉफ्टवेयर कभी खराब नहीं होता। तो इसका स्टार्टिंग ऐसे करेंगे अपन कि देखो अर्ली स्टेज अगर मैं बात करूँ किसकी, अपने हार्डवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस में, तो जो एफ आर मतलब फेलियर रेट, विल इन शॉर्ट विल सेट एफ आर। तो जो एफ आर होता है बहुत हाई होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, लेकिन एक बार मैंने इनको डिफेक्ट्स को कम कर दिया, ठीक है, करेक्ट कर दिया, तो जो मेरा एफ आर है मतलब फेलियर रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट। अभी उसके बाद एक बार समझो मैंने जो डिफेक्ट्स है वो ठीक कर लिए, तो जो मेरा फेलियर रेट है वो कांस्टेंट रहेगा कुछ समय के लिए, ठीक है, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद फिर से बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा मेरा एफ आर, क्यों, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल मेजरिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी लोहे की बात करूँ, कुछ मैंने लोहे का बनाया है, डिफेक्ट अगर ठीक कर दिए तो मेरा मशीन चल रहा है, बट आफ्टर सम टाइम उसमें रस्ट लग जाएगी, तो उसके जो फेलियर रेट्स है फिर से बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है इन्वायरमेंटल मेजरिटीज में एक्सट्रीम टेम्परेचर, डस्ट, वाइब्रेशन वगैरह। ऑन अदर हैंड इसी अगर मैं अगर दो तरह इसके अपोजिट में बात करूँ, तो जो अपना सॉफ्टवेयर है वो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इन्वायरमेंटल मेलोडीज से फ़र्क नहीं पड़ता उसको, इन्वायरमेंट में कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। हेंस आइडियली अगर जो कर्व होना चाहिए, कर्व मतलब यहाँ पे एक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक कर्व बना हुआ है, राइट। तो जो कर्व होना चाहिए ना, उसको कुछ इस टाइप का होना चाहिए था। मतलब एक आइडियलाइज कर्व कैसा होता है, स्टार्टिंग में फेलियर रेट बहुत हाई होगा क्योंकि एरर्स होंगे। एक बार एरर सही कर दिया तो फिर वो कांस्टेंट रहेगा। फेलियर रेट विद समय के साथ हमेशा कभी कभी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि, ऐसा इसलिए नहीं होता, यहाँ पे दिखा है बिकॉज अनडिस्कवर्ड एरर्स की वजह से। तो यहाँ पे लिखा है अनडिस्कवर, कुछ ऐसे एरर्स हो जाते हैं अनडिस्कवर एरर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एफ आर है वो हाई हो जाए, मतलब उसका जो ऊंचाई बढ़ जाती है, फिर से वो हाई होने लगता है। और जैसे ही अगर मैंने एरर्स कम किए तो फिर से वो ड्रॉप डाउन, फिर से नीचे गिर जाता है। तो जो फेलियर रेट है ऑफ कोर्स एक्चुअल कर्व जैसा होता नहीं, मतलब एक्चुअल कर्व जो होता है वो काफ़ी अलग होता है। हमने सोचा था कि इसका जो कर्व होगा वो आइडियलाइज्ड होगा। आइडियलाइज मतलब क्या, स्टार्टिंग में बहुत हाई होगा, फिर देन लो होगा, फिर कॉन्स्टेंट रहेगा, कभी ऊपर नहीं होगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऊपर स्टार्टिंग में हाई होगा, फिर लो होगा, फिर से हाई होगा, फिर से लो होगा, फिर से हाई, फिर से लो, फिर से लो। तो जो कर्व का जो शेप है ये स्पाइक शेप हो जाता है। भाई स्पाइक शेप क्यों होता है उसके भी आप बारे में डिस्कस करेंगे नीचे, कि क्या होता है ना, कि जो लाइफ होती है सॉफ्टवेयर की, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर अगर हमने कोई चेंजेस उसके अंदर किए, कोई चेंजेस देखो चेंजेस इज मेड, तो उसमें अगर चेंजेस किए तो फिर डिफेक्ट्स आ जाएंगे, और डिफेक्ट्स आएंगे तो जो हमारा एफ आर है फिर से हाई हो जाएगा। अभी ये जो वापस अभी डिफेक्ट आए, आपने फिर सही कर दिया, फिर कुछ दिन के बाद डिफेक्ट आएंगे, आप फिर सही करोगे, तो मैं आप देखो यहाँ पे लिखा बिफोर द कर्व कैन टर्न टू ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट में आने से पहले एक चेंज और रिक्वेस्ट कर लोगे आप, एक चीज़ और रिक्वेस्ट करोगे, एफ आर फिर हाई हो जाएगा। इन सब चीज़ों की वजह से जो फेलियर का कर्व है वो स्पाइक जैसा हो जाता है, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंट चेंजेस जो कर रहे हैं अपन, जिसकी वजह से स्पाइक बन रहा है, स्पाइक मतलब ये दिस इज स्पाइक, ये जो स्पेस शेप देख रहे होंगे आप, इसका स्पाइक शेप बन गया। तो ये इन सब चीज़ों की वजह से स्पाइक शेप हो जाता है, और इसकी वजह से जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डिटोरिएट मतलब डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, ख़राब होने लगता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्पेयर पार्ट्स,
हार्डवेयर की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव स्पेयर पार्ट्स, लाइक कोई पार्ट ख़राब हो गया तो आई कैन चेंज इट विद द अनदर स्पेयर पार्ट। लेकिन एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता, देर आर नो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल, राइट। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है, और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स नहीं है, देखो मेंटेनेंस डिफिकल्ट होता है किसका, सॉफ्टवेयर का, रेदर देन हार्डवेयर। क्योंकि हार्डवेयर में कुछ खराब हुआ तो यू आर लाइक मेंटेनेंस की ज़रूरत क्या है, एक पार्ट लेके आओ लगा दो, बट सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं हो, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, तो देयरफॉर द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई। So the next topic is most software is custom built rather than assembled from the component. So as we all know that hardware में क्या होता है, hardware में अपन सीधा assembling करते हैं, right? But software में you don't assemble, you have to program code, अब कुछ सब बना बनाया नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही है कि अगर when you develop any hardware product तो पहले क्या करते हैं अपन, सर्किट डिज़ाइन, पहले उसका सर्किट डिज़ाइन होता है ना, सर्किट डिज़ाइन होता है, फिर डिज़ायर्ड फंक्शनिंग होती है, सर्किट के साथ फंक्शनिंग ऑफ कोर्स एसोसिएटेड होगी, तो डिज़ाइन प्लस एसोसिएटेड फंक्शनिंग, ये सब प्रॉपर्टीज़ क्रिएट होते हैं, राइट। उसके बाद हार्डवेयर कंपोनेंट्स अपन उसमें ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए आईसी, कैपेसिटर, रजिस्टर्स, असेंबल होते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, राइट। तो क्या क्या देखा, हार्डवेयर लिया हमने, पहले उसका सर्किट डिज़ाइन किया, डिज़ाइन फंक्शनिंग की, क्रिएट किया, हार्डवेयर कंपोनेंट्स उसमें ऐड किए, आईसीज, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये सेम चीज़ अपन नहीं करते वाइल डेवलपिंग का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, राइट। तो दैट्स वाई वी से जो सॉफ्टवेयर होता है इज अ कस्टम बिल्ट, इस कस्टम मतलब पता होगा आपको कस्टम मतलब क्या है, इट्स नॉट एक स्टैंडर्ड सेटिंग नहीं होती, अपने अनुसार होता है वो, है ना। तो नाउ नेक्स्ट हाउएवर नाउ द सॉफ्टवेयर अभी, लेकिन जो अप्रोच है ये जो ये अप्रोच है पहले वाला वो बदल रहा है हल्का हल्का। कैसे बदल रहा है, इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी। तो यहाँ पे लिखा है हाउएवर नाउ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच इज गेटिंग चेंज्ड एंड वी लुक फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की रियूजेबिलिटी में अपन आगे इसमें एक थॉट दे रहे हैं। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है रिवर्सिबिलिटी का, अपन कहाँ अप्लाई करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं अपन एल्गोरिदम में, डेटा स्ट्रक्चर में। एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि लाइक इफ आई हैव फॉर सपोज बकेट थोड़ा एल्गोरिदम, तो ये एक एल्गोरिदम है, इसका एक प्रोग्राम है ना। अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे पता समझ में आता है क्वेश्चन देख के कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा ये एल्गोरिदम काम कर जाएगा, तो मुझे स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना, आई कैन जस्ट यूज़ द दैट कोड और द प्रोग्राम ऑफ दैट सॉर्टिंग एल्गोरिदम, और फिर मेरा काम हो जाएगा। तो ये अभी प्रैक्टिस में आ रही है। सो द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अभी एग्जांपल में अगर इसका फॉर एग्जांपल आप GUI लिख देना, GUI एग्जांपल है जो इस रियूजेबल कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहा है। एंड ये जो अप्रोच है जो अपन रियूजेबिलिटी कर रहे हैं या बिल्ट इन चीज़ यूज़ कर रहे हैं, गेटिंग डेवलप टू यूज़ इन बिल्ट इन कंपोनेंट्स, ठीक है। इसको अपन पॉपुलरली अपन इसको बोलते हैं कंपोनेंट इंजीनियरिंग, राइट। कि क्विक रिकैप क्या देखा हमने, कस्टम बिल्ड में जो हमारा हार्डवेयर होता है कैसा होता है, उसमें पहले सर्किट्स होते हैं, राइट। सर्किट्स के बाद उसके में उसके डिजायर्ड फंक्शनिंग होती है, कलर चेंज कर लूँ मैं, फंक्शनिंग होती है, राइट। उसके बाद फिर उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स अपन ऐड करते हैं, उस फिर असेंबली होती है। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर में नहीं होता, उसको ऐसा असेंबल नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर कैसा होता है, कस्टम बिल्ट होता है। तो दूसरी चीज़ ये जो अप्रोच है अब आजकल बदल रही है मतलब क्या बदल रही है, गेटिंग चेंज एंड वी लुक फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अपन रीयूजेबिलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे अपन, वी प्रैक्टिस दिस टू रीयूजेबिलिटी इन एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर में अपन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम्पल में GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, और ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अपन बिल्ट इन बोल रहे हैं रीयूजेबिलिटी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं कंपोनेंट इंजीनियरिंग। यहाँ पे लिखा है कंपोनेंट इंजीनियरिंग, एज यू कैन सी यहाँ पे कंपोनेंट इंजीनियरिंग। उससे पहले क्या देखा था हमने देखा था सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट। इसमें क्या देखा था कि अर्ली स्टेज में क्या होता है, अगर हार्डवेयर में की बात करूँ तो अर्ली स्टेज में FR दैट इज फेलियर रेट वो बहुत हाई होता है, राइट। FR इज़ हाई, क्यों, बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। एक बार सही कर दिया मेरा FR कम हो जाएगा। लेकिन FR क्या होता है, कुछ देर तक कांस्टेंट रहता है और फिर बढ़ने लगता है। जैसे कि कैसे आपको यहाँ पे देखो ग्राफ में दिया हुआ है, पहले FR बहुत ज़्यादा था, है ना, फिर कम हुआ, राइट, फिर कांस्टेंट रहा, दिस इज कांस्टेंट जो एक लेवल में, और फिर बढ़ने लगा। बढ़ने कब लगा, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल मेलेडीज। यहाँ पे लिखा था जैसे कि टेम्परेचर हो गया, डस्ट हो गया, वाइब्रेशन हो गया, राइट। अदर हैंड सॉफ्टवेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, इन्वायरमेंट में कुछ भी उखाड़ ले, कुछ नहीं उखड़ेगा। तो अगर इन्वायरमेंट कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहा तो हमको ऐसा लगा कि जो इसका कर्व होगा, वो जो कर्व होगा कैसा होगा, आइडियलाइज कर्व होगा, राइट। आइडियलाइज कर्व मतलब क्या, एक बार स्टार्टिंग में एरर ज़्यादा थे, एरर ठीक किया और फिर हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहा, कभी कुछ हुआ ही नहीं। पर ऐसा होता है क्या, नहीं। अपने ओपन होता कैसे, स्टार्ट होता है ऐसे ही, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो जो एक्चुअल कर्व है यहाँ पे लिखा है, जो एक्चुअल कर्व है ये कैसा है, वो अलग होता है थोड़ा अपने एक्सपेक्टेड कर्व से। तो यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। अभी क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा लाइफ है सॉफ्टवेयर का, उसमें अपन बहुत सारे चेंजेस करते हैं,
चेंजेस करते तो उसमें डिफेक्ट्स आते तो फेलियर रेट हमारा हाई होता है। इसकी वजह से जो हमारा कर्व का शेप है वो स्पाइक जैसा होता है, ठीक है। और दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें स्पेयर पार्ट्स का, इसमें स्पेयर पार्ट्स नहीं होते तो अपन ऐसा कुछ ख़राब हुआ तो कुछ नया लगा नहीं सकते। अभी इसकी वजह से इसका जो मेंटेनेंस है वो ज़रा हार्ड हो जाता है, ठीक है। और जो हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट देखा था, क्या देखा था कि सॉफ्टवेयर इज़ नॉट इंजीनियर नॉट मैन्युफैक्चर। तो उसमें क्या देखा भैया, तो पहले ये देखा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है ये दो अलग अलग एक्टिविटी है। सब कई लोग को लगता है कि एक ही चीज़ है, नहीं, अलग अलग है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि दोनों का बैकबोन क्या है, गुड डिज़ाइन दोनों का बैकबोन है, राइट। अगर क्वालिटी प्रॉब्लम जो होते हैं हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग फेज में उसको अपन निकाल नहीं पाते बहुत इजीली, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर सॉफ्टवेयर एसडी प्रोसेस की बात करो तो वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, रेक्टिफाई करना बहुत ईजी होता है। और द लास्ट पॉइंट इज दोनों ही चीज़ों में अगर एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका जिम्मेदारी किस पे होती है, एक डेवलपर पे, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, टॉपिक अपना खत्म हो गया। ये देखो यहाँ पे कितने PYQs इस टॉपिक के ऊपर से, अपन आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे मिथ मतलब क्या, अंधविश्वास बोल लो या गलत फहमियाँ, ठीक है। तो मिथ्स कुछ होती है बहुत सारी, वो मिथ और उसकी रियलिटी अपन देखने वाले हैं। तो पहला जो मिथ है, पहला मिथ ये है कि अगर यूजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कलेक्शन एंड प्रोसीजर्स वन कैन बिल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब अगर मेरे पास स्टैंडर्ड्स होंगे, मतलब प्रोसीजर्स होंगे, किसी ने बता दिया भाई ये प्रोसेस 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और ये एक स्टैंडर्ड है, इसे करो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। नहीं, गलत। यहाँ पे लिखा है इवन दो अगर मेरे पास कलेक्शन है सारे स्टैंडर्ड्स का, प्रोसीजर्स का, फिर भी ये मुझे डेवलपर को हेल्प नहीं करेगा टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स टू बिल्ड द डिजायर्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए जो हमने पढ़ा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर सारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि उसको यूज़ करके जो हमारा सॉफ्टवेयर बन जाए, ठीक है। जो हमारा ऐसा क्यों हो सकता है भैया, क्योंकि देखो आपने जो आपके पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है वो किसी और ऐप के लिए, आप कुछ और बना रहे हो। तो ऑफकोर्स अगर आप कुछ और बना रहे हो और आप किसी और ऐप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के स्टैंडर्ड्स यूज़ करने वाले हो तो वो नहीं काम ही नहीं करेगा, राइट। वर्कआउट नहीं होगी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि कलेक्शन विच हैव अच्छा जो हमारे पास कलेक्शन है वो शुड बी कंप्लीट इन द सेंस व्हाट, फॉर सपोज पहले कुछ XYZ ऐप का मैंने स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स कॉपी कर लिए, लेकिन अब मेरे ऐप में ना काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें मुझे मतलब लग रही हैं। जो मैंने चीज़ें वहाँ पे यूज़ की थी मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ऐप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे जो अपडेटेड वर्जन है, जो नए ऐड कर रहा हूँ मैं, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना मेरा, क्योंकि जो मैंने कॉपी किया है जहाँ से वहाँ पे तो सब चीज़ें थी ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा तो इनकम्प्लीट हो गया मेरा वो जो मैंने कोड कॉपी किया है। तो इसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं होती। तो पर ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कलेक्शन जो हमारे पास है दैट शुड बी कंप्लीट, राइट। एंड इट शुड बी रिफ्लेक्ट मॉडर्न टेक्निक्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट शुड बी एडेप्टेबल। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या मॉडर्न टेक्निक्स मतलब क्या, अभी किसी ने 3 साल पहले कुछ बनाया था, 3 साल पहले इसने कुछ प्रोग्राम बनाया, अब मैं आज बना रहा हूँ। इफ़ आई एम कॉपिंग द सेम प्रोग्राम बट 3 साल में तो काफ़ी कुछ चीज़ें नई आ गई हैं, तो इफ़ आई एम नॉट यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स तो फिर क्या फ़ायदा। मैं तो फिर मतलब वही घिसा पिटा प्लान आगे लेके जा रहा हूँ, आगे वही जाएगा, तो फिर कुछ नया आएगा ही नहीं। तो मॉडर्न टेक्निक्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। लोग अडेप्ट कर सके, हमारे डिवाइस से अडेप्ट कर सके एंड सो ऑन। तो ये पहला मिथ हो गया। सेकंड मिथ ये है कि ज़्यादा लोग ऐड किए हमने डेडलाइन मीट करने के लिए, तो हमारा जो डेडलाइन है, मतलब अगर डेडलाइन मीट करना है तो ज़्यादा लोग ऐड करो, ये सेकंड मिथ है, ऐड मोर पीपल टू मीट डेडलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मैंने ज़्यादा लोग को ऐड किया तो इसके से क्या होगा, रिवर्स इफेक्ट दिखेगा मुझे ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इस रिवर्स इफेक्ट से क्या होगा, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो जल्दी होने के बजाय डिले हो जाएगा। इट विल गेट डिलेड। क्यों? बिकॉज आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन एजुकेटिंग पीपल एंड इन्फॉर्मिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, more the people and more I have to educate people what is the project is all about। तो फिर वो मेरा और टाइम पास होने वाला है वहाँ पे, ठीक है। 2 मिथ हो गए। पहला मिथ क्या देखा, पहला मिथ देखा कि अपना जो स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स अगर अपने को किसी ने मुँह फेंक के मार दिए तो उसको यूज़ करके मैं पूरा ऐप बना लूँगा, गलत। दूसरा कि अगर डेडलाइन बनाना है, मीट करना है जल्दी से तो लोगों बढ़ा लो, वो भी गलत। तीसरा वो बोलते 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला सीन हो जाएगा। मिथ है अगला वाला कि इफ़ प्रोजेक्ट इज़ आउटसोर्स मतलब क्या, मैंने आउटसोर्सिंग मतलब किसी बाहर की कंपनी को दे दिया कि भाई तुम बना दो, ये मेरे रिक्वायरमेंट्स है, आप बना के दे दो। तो अगर प्रोजेक्ट को मैंने आउटसोर्स किया किसी थर्ड कंपनी को तो मेरे सारे जो मेरे सारे टेंशन है वो ख़त्म हो गई, सॉफ्टवेयर बिल्डिंग इज़ ओवर, मतलब मेरा सारा टेंशन मुक्त हो गया मैं। तो ये भी गलत है भैया कि अगर किसी कंपनी को मैंने अपना प्रोजेक्ट दे दिया तो ये इंडिकेट करेगा कि मेरी जो कंपनी है डज नॉट नो हाउ टू मैनेज देयर प्रोडक्ट्स। मैं मेरी खुद की कंपनी में अपने प्रोजेक्ट्स मैनेज नहीं कर पा रही, तो ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा। और दूसरा, आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स के साथ रिक्वायर प्रॉपर सपोर्ट डेवलपमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि समझो आप किसी अभी अपने बंदों ने बनाया तो कोई क्या सपोर्ट हो या डेवलपमेंट हो आप ही लोग कर रहे हो। बट इफ़ यू हैव आउटसोर्स विद एनी थर्ड कंपनी, कोई थर्ड कंपनी आ गई है आपके पिक्चर में, तो डेवलपमेंट और उसका सपोर्ट का खर्चा अलग आएगा। तो ये उसके रियलिटी ये हो गई। तो अगला मिथ है
कि इवन इफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर चेंजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू अकोमोडेट दिस चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर। मतलब क्या कि अगर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है वो लगातार बदलते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, नहीं पहले ऐसा नहीं, फिर मतलब समझो मैं कुछ बना रहा हूँ, फिर वो बंदा बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए। ये देखो एक कस्टमर में थे, ठीक है, कस्टमर बोलता है नहीं मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा चाहिए, फिर मैंने वो बनाया, फिर बोलते हैं नहीं ये भी मत करो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, दैट दिस कर दो, डैट कर दो। तो ये भी प्रॉब्लम होगा इस। देखो ऐसा तो चीज़ ऐसी है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एंटिटी, राइट, फ्लेक्सिबल होती है, अपन चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं कंटिन्यूस चेंजेस कर रहा हूँ तो जो मेरे रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, तो क्या होगा, देर आर चांसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर एरर्स। जितने ज़्यादा मैं चेंजेस करूँगा उतने चांसेस होते हैं कि मैं एरर्स अपने अपा को क्या बुलावा दे दूँ अपने सॉफ्टवेयर में। और दूसरा बात ये है कि एडिशनल रिसोर्सेज एंड मोर डिज़ाइंस मॉडिफिकेशन, एडिशनल रिसोर्सेज लगते हैं, डिज़ाइन मॉडिफिकेशन लगता है जो सॉफ्टवेयर डिमांड करता है। अगर आपको देखा होगा कि अगर आपको सॉफ्टवेयर अभी फॉर एग्जांपल अगर वैसे एग्जांपल दूँ तो एक डिवाइस में कुछ समझो एक स्पेसिफिक GB ऑफ रैम है या एक स्टोरेज डिवाइस है, तभी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों, क्योंकि मतलब समझ रहे हो, जितना ज़्यादा मॉडिफाई वो ऐप होगा तो उतना डिमांड सॉफ्टवेयर डिमांड करेगा। अगर इस सॉफ्टवेयर को चलना है तो आपके लैपटॉप में इतना GB रैम होना चाहिए, इतना GB ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, राइट। तो ये एडिशनल रिसोर्सेज भी लगते हैं, तो ये सब एक प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारा तीसरा मिथ यहाँ पे क्लियर हो गया, मिथ बस्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट मिथ इज़, अभी से तो इतने मिथ काफ़ी है वैसे, तो अपन सब इजी एकदम मिथ देख रहे हैं। तो एक इजी वाला मिथ ये है, आपके अपने को तो मिथ ही बढ़ाने हैं ना, नंबर ऑफ काउंट बढ़ाने हैं, तो इजी से वाले देखते हैं। वंस अ प्रोग्राम इज रनिंग इट इज़ ओवर। प्रोग्राम अगर चल गया तो ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं भैया, पिक्चर अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। इवन इफ यू ऑब्टेन दैट प्रोग्राम इज रनिंग, द मेजर पार्ट, जो मेजर पार्ट है वो बाकी है, डिलीवरिंग आफ्टर द कस्टमर। द मेजर पार्ट ऑफ वर्क इज आफ्टर डिलीवरिंग टू द कस्टमर। डिलीवर को कस्टमर हो गया, कस्टमर को डिलीवर हो गया तो एक्चुअल काम आपका शुरू होगा, ठीक है। तो आई थिंक इतने मिथ काफ़ी होंगे, बट स्टिल अगर चाहिए तो अपन एक और देख सकते हैं कि वर्किंग प्रोग्राम इज़ ओनली वर्क फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एक ही मुद्दा है कि भाई जो प्रोग्राम है वह काम करे, ऐसा नहीं होता। इसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, आपको ये एक एश्योर करना होता है, मेक श्योर करना होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो सॉफ्टवेयर का और एक गाइडलाइन बना रहे हो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का फॉर सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, वर्किंग प्रोग्राम ब्ला 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 ब्ला, ये इतना ही ज़रूरत, वही जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा भर भर के लिखा है कि जो वर्किंग प्रोग्राम इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। लेकिन इसके साथ but along it with there are many other elements that should be present in the software product, such as documentation of software guideline and software support. Like we can use this technique to add more points in our exam. अगर हम एग्जाम लिखेंगे ऐसे लाइक इतने अंग्रेजी झाड़ेंगे तो शायद हमें ज़्यादा मार्क्स मिले, है ना। नेक्स्ट मिथ, देयर इज़ नो नीड ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा, ऐसे भी लोग को लगता है कि डॉक्यूमेंटिंग नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंटिंग ना हो, ठीक है, वो अननेसेसरी मेरा, अगर मैं डॉक्यूमेंटिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है स्लो करेगा, बट ऐसा नहीं होता। डॉक्यूमेंटिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है फॉर क्रिएटिंग बेटर क्वालिटी एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो आई होप इतने मिथ्स काफ़ी है, अपन आगे बढ़ते हैं। टॉपिक वी हैव इज जेनेरिक प्रोसेस मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है कि ये देखो भैया, डेफिनेशन दिया है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस को अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो है क्या भैया, भाई बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। अपन लेट्स कीप इट सिंपल। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, क्या होगा आपको क्या लगता है, इसके अंदर क्या होगा, एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, है ना। तो क्या ये स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है। एक्टिविटीज अपन क्यों कर रहे हैं, अपने एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि अपने कोई दिमाग में होगा ना, कोई सिस्टम अपन बना रहे हैं, एक रिक्वायर्ड सिस्टम अपने को अचीव करना है, वहां तक जाना है, तो उसके लिए अपन एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर ऑफ सेट ऑफ एक्टिविटीज, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज सॉरी, व्हिच आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, खत्म। तो इसके फंडामेंटल एक्टिविटीज है वो है 4: स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, वैलिडेशन। अभी मैं इसको ऐसे याद करता हूं, देव्स, DEV, देव, लास्ट में S, D इज फॉर डेवलपमेंट, सॉरी डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, E is for evaluation, V is for validation, and S is for specification, devs, ठीक है। सो मतलब आसान लगने के लिए you can go through this mnemonics also। तो अब अगर एक और ऐड करना है तो मैं कैसे, जो एक प्रोसेस मॉडल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, सॉरी एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है प्रोसेस का, मतलब मेरे प्रोसेस का एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है क्या, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल SPM। इसमें जो हमारा फर्स्ट है वो लेयर टेक्नोलॉजी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइनिंग फ्रेमवर्क एक्टिविटी, ठीक है। अभी फ्रेमवर्क एक्टिविटी मतलब क्या, वही जो हमारे जो फ्रेम मेन जो चीज़ें होती है, ठीक है। फ्रेमवर्क मतलब समझे ना, फ्रेमवर्क क्या होता है, तो ढांचा वाली एक्टिविटीज़ हमारी। तो जो प्रोसेस फ्रेमवर्क इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द कॉमन प्रोसेस एक्टिविटीज, जो हमारे कॉमन प्रोसेस एक्टिविटीज CP हैं। कॉमन प्रोसेस मतलब आपको समझ में आएगा, आगे समझ में आएगा क्या है CP है हमारे, उसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड होता है, द प्रोसेस फ्रेमवर्क रिक्वायर होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कुछ फालतू पॉइंट्स दिए हैं, सॉफ्टवेयर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, टास्क सेट, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। तो अपन अभी पहले तो ये देखने वाले हैं प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, ठीक है। इसको भी अपन सिंपल बनाएंगे। अभी देखो, मान लो कि आप एक मेरे कस्टमर हो और आपने मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया है, बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बहुत पैसा लग रहा है।
और ये काम बिल्डिंग वाला काम है, तो मैं सीधा बिल्डिंग बनाऊंगा क्या? नहीं ना, पहले मैं आपसे बातचीत करूँगा ना, पहले कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन में आप बताओ कि कौन सी कैसी बिल्डिंग चाहिए, मैं बताऊंगा, डिज़ाइंस दिखाऊंगा आपको, मतलब जो भी है कम्युनिकेशन होगा। रिक्वायरमेंट क्या है, क्या बनानी है, गोल बनानी है, बड़े रेक्टेंगल शेप क्या चाहिए, जो भी है पहले आपसे बातचीत होगी, राइट। सेकंड में क्या होगा, प्लानिंग होगी ना, कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, जो भी प्लान होता है बिल्डिंग से पहले सब प्लानिंग वगैरह होगी। एक बार प्लान हो गया तो सीधा काम चालू कर दूंगा बिल्डिंग का। नहीं ना, अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपने देखे होंगे उसके मॉडलिंग होती है, छोटे छोटे मॉडल्स, मिनिएचर मॉडल्स बनते हैं उसके, है ना। मॉडल्स में कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मॉडल्स बनाने के बाद समझ में आती है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो खुल के आते हैं, तो मॉडलिंग होगी। और मॉडलिंग के बाद फिर फ़ायदे नहीं जाके मैं क्या करूँगा, जो मेरा बांधकाम मैं चालू करूँगा, द कंस्ट्रक्शन वर्क विल बी कैरिड आउट। और मतलब लास्ट में आपको जो आपका जो पूरा जो बिल्डिंग था आपको बन के तैयार मिलेगा, डिप्लॉयमेंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सेम चीज़ अपन यहाँ पे करने वाले हैं। देखो मतलब वो लॉजिकल है, मैंने कुछ नया थोड़ी बताया। पहले तो बातचीत होगी ना, पहले कम्युनिकेशन होगा, फिर प्लानिंग होगी, फिर मॉडलिंग होगा, मॉडलिंग के बाद अपन कुछ बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, फिर लास्ट में डिप्लॉयमेंट होगा। सेम चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट वे हैव कम्युनिकेशन, इसमें क्या होगा, सिंपल रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी बातचीत करके। दूसरा है प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग में क्या होगा, प्लानिंग में होगा ये कि एक वर्क प्लान इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। अभी वर्क प्लान मतलब वर्क प्लान सब कुछ, वर्क प्लान, वर्क स्केड्यूल, ठीक है, टेक्निकल रिस्क, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, रिक्वायरमेंट्स, वर्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, सब कुछ क्या क्या होगा देखो प्लानिंग में। अपना वर्क प्लान, ठीक है, तुम्हारा वर्क प्लान क्या है, ठीक है, स्केड्यूल क्या है, कितने घंटे क्या क्या, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने काम होगा, स्केड्यूल क्या है, टेक्निकल रिस्क क्या है, ठीक है, टेक्निकल रिस्क TR, टेक्निकल रिस्क कौन से आएंगे, राइट। फिर हमारे लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। वर्क प्रोडक्ट जो अपन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले, क्या ऑफकोर्स क्या अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हूँ तो बताऊंगा ना, एक लिस्ट बनाऊंगा ना, मतलब क्या क्या वर्क प्रोडक्ट्स जो मैं प्रोड्यूस करने वाला हूँ वो भी बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मेरी इसमें आएंगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉडलिंग में क्या होगा, मॉडलिंग में जो हमारा सॉफ्टवेयर मॉडल उसको अपन प्रिपेयर करेंगे बाय डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट का एनालाइज करके, रिक्वायरमेंट का जो रिक्वायर्मेंट्स मेरे पास आए हैं उसको एनालाइज करके मैं एक मॉडलिंग तैयार करूँगा। देखिए रिक्वायरमेंट, अगर मैं बिल्डिंग का एग्जांपल दूँ तो मेरे को रिक्वायरमेंट्स आया था कि जो मेरे को सेकेंड फ्लोर है वो वुडन चाहिए पूरा, थर्ड फ्लोर पूरा कांच का चाहिए, फिफ्थ फ्लोर मुझे कुछ अलग चाहिए, सोने का होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उस मॉडलिंग के हिसाब से मैं एनालाइज कर रिक्वायरमेंट करके एक मॉडल बनाऊँगा, ठीक है, डिज़ाइन बनाऊँगा। लास्ट में होगा हमारा कंस्ट्रक्शन। अभी अगर मैं कोड की बात कर रहा हूँ तो अगर मुझे कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो वी ऑल नो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनेंगे हम लोग शायद, तो हमको पता है कि जो हमारा डिज़ाइन है उसको मैप करना है हमको कोड में। तो कैसे होगा, कोडिंग से होगा, टेस्टिंग से होगा, लास्ट में डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, जो पूरा जो काम था, बांधकाम था, मैं आपको सौंप दूंगा कि ये आपका काम रेडी है तो कस्टमर को डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायग्राम में भी सिंपल करके अगर बताऊँ देखो क्या है कि अच्छा, उसके लिए हमको पहले अम्ब्रेला टास्क समझना पड़ेगा। अभी ये टास्क आगे आने वाला है, ठीक है। फॉर नाउ कीप इट सिंपल, समझ लो कोई वर्ड है अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ करके, ठीक है, क्योंकि बाकी हमको पता है, सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ पता है, प्रोसेस फ्रेमवर्क भी पता है। ये बस नाम ध्यान में रखो, आगे अच्छे से पढ़ोगे हम लोग, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें कैसे बनाया है देखो, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है, सबसे बड़ा है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है। इसके अंदर आता है प्रोसेस फ्रेमवर्क जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, प्रोसेस फ्रेमवर्क। उसके अंदर आता है हमारा अम्ब्रेला एक्टिविटीज़, और इसके अंदर आता है हमारे टास्क सेट्स, ठीक है। ये एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, ये एन बॉक्स हो सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 हज़ार, 2000, 5000, 6000। ये देखो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 1.1 है, 1.10 मान लो, किसी 1.9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये हमारे फ्रेमवर्क एक्टिविटी 1, फ्रेमवर्क एक्टिविटी N। समझ में आया फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं। देखो इसमें हमारे वर्क टास्क डिफाइन है, वर्क टास्क क्या क्या है ना, माइलस्टोन, SQA मतलब ये भी अब आगे देखेंगे अपन हमारे एक्टिविटीज़ में अच्छे से। तो ये डायग्राम अभी के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे IMP पॉइंट है वो है आइडेंटिफाइंग टास्क सेट। तो इसमें टास्क सेट क्या होता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो देखो टास्क सेट क्या होता है, टास्क सेट मतलब जो हमारा जो भी काम, एक्चुअल जो काम होता है ना, टास्क सेट में समझ में आ रहा है, वर्ड में टास्क है, जो एक्चुअल काम होने वाला है हमारे इस इंजीनियरिंग के पीछे, इंजीनियरिंग करने में, ठीक है, हमारा मॉडल अचीव करने में, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, वो यहाँ पे होता है। तो जो टास्क सेट डिफाइन करता है एक्चुअल वर्क डन इन ऑर्डर टू अचीव द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव द सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सिंपल है, टास्क सेट में क्या होता है, एक्चुअल जो वर्क डन होता है, जो एक्चुअल जो काम होना था यहाँ पे होता है, और काम क्यों करते हैं हम लोग, टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टास्क सेट है वो अडॉप्ट करता है हमारे फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट टीम रिक्वायरमेंट, ठीक है, दो चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो हमने अभी जस्ट पढ़ा प्रीवियस टॉपिक। द नेक्स्ट जो दूसरा है वो है
प्रोजेक्ट टीम रिक्वायरमेंट। अभी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ में क्या क्या एक्वायर करता है वो, कलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क टास्क, ठीक है। देखो 3 चीज़ करता है वो, एक वर्क टास्क कलेक्शन, मतलब वर्क टास्क क्या बोल रहा है यार, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो भी हमारे जो इंजीनियरिंग में जो भी हमारे वर्क टास्क है उसकी कलेक्शन करता है, ठीक है। माइलस्टोन क्रिएट, मतलब एक माइलस्टोन बताता है कि हमारा फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन, थर्ड माइलस्टोन क्या होने वाला है, तो जो हमारे माइलस्टोन्स यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं। और तीसरा हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एक्सचेंज पॉइंट्स। अभी अगर ये अगर याद आ रहा होगा तो हमने ये चीज़ें 3 चीज़ यहाँ पे देखी थी। अभी देखो हमारे यहाँ पे लिखे वर्क टास्क दिख रहा है, वर्क टास्क, माइलस्टोन एंड SQA पॉइंट्स। SQA इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस पॉइंट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा था ना कि हमने अडॉप्ट करते हैं फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ को, तो ये हमने अडॉप्ट किया है। क्या क्या अडॉप्ट किया हमने, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क टास्क, प्रोजेक्ट माइलस्टोन एंड हमारे SQA पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हमने एक पॉइंट देखेंगे अम्ब्रेला एक्टिविटीज, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ होते क्या है, ये थ्रू आउट द प्रोसेस चलते रहते हैं, ठीक है। जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये अकर होती है थ्रू आउट द प्रोसेस। अब ये क्या होती है, ये इनका फोकस क्या होता है, पहली बात इनका जो फोकस होता है वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, तो उसके ट्रैकिंग पे, कंट्रोल पे। और अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कुल मिला के 8 एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे दी हुई हैं। तो अपन कैसे इसको करेंगे देखते हैं। तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको ऐसे पॉइंट वाइज ही जाना है, ठीक है। यू हैव टू जस्ट मेंशन ऑल द पॉइंट्स, इट्स नॉट द ऑर्डर इज नेसेसरी है नहीं। तो अगर मैं इसको तोड़ूँ दूँगा तो मैं देखता हूँ कि मेरे ऐसे 3 पॉइंट है, ऐसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। मतलब आई हैव S³ यहाँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, S³ S³ में मेरे 3 हैं, एक है ये, एक है ये, एक ये। तो पहला जो है मेरा वो क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, जो हमारा एम था। अगर आपको याद होगा अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ का फोकस ये होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे IGTs यहाँ पे उठा के लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। तो पहला पहला एस ये हुआ। दूसरा एस जो है वो हमारा SQA, ये भी हमने देखा हुआ है, हम फेमिलियर है, वी आर फेमिलियर विद दिस टर्म SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। और जो तीसरा है वो है SCM, ठीक है, सॉफ्टवेयर, अच्छा S तो बताइए, S इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो अब देखते हैं तीनों चीज़ में होता क्या है। तो अपन स्टार्ट करते हैं हमारे तीनों एस से। तो फर्स्ट एस इज SPTNC, ठीक है। अभी क्या कर रहा है इस एक्टिविटी में, जो हमारे सॉफ्टवेयर टीम है ना, वो असेस करती है प्रोग्रेस को, ठीक है, प्रोग्रेस को असेस करती है, ठीक है। एंड टेक करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन शेड्यूल मेंटेन रहे। और कैसे होगा, प्रोग्रेस एसेस करने के बाद, ठीक है। क्या प्रोग्रेस है, कम है, ज़्यादा है, सही चल रहे हैं, टाइम से चल रहे हैं, लेट से चल रहे हैं, ये सब असेस करना है हमारा, प्रोग्रेस क्या स्टेटस है, और फिर करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि शेड्यूल मेंटेन रहे। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। नाम में ही है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है, कंट्रोल करना है। ट्रैक कैसे करेंगे, उसका प्रोग्रेस असेस करके, और फिर कंट्रोल कैसे करेंगे, उस करेक्टिव मेजर लेने हैं। करेक्टिव मेजर लेने के बाद ऐसे ले रहे हैं कि जो शेड्यूल है वो मेंटेन रहे, राइट। फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा जो है SQA मतलब क्या, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो एज नेम इटसेल्फ डिफाइंस कि ये जो एक्टिविटी है अपन क्यों कर रहे हैं, जिससे रिक्वायर टू मेंटेन क्वालिटी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ईजी। ना थर्ड पॉइंट इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब ये इसका ये कब पिक्चर में आता है, जब अगर कोई बदलाव ला रहा हो, अगर मेरे किसी सॉफ्टवेयर में कोई अगर चेंज अगर हो रहा है, तो तब कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करना, ठीक है। मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, मतलब नाम में समझ में आ रहा है कि ये सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करेगा। तो कब करेगा, सवाल ये है कब करेगा, जब कोई चेंज होगा मेरे सॉफ्टवेयर में। तो मैनेजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जब कोई चेंज अगर होता है तो हमारे S³ खत्म हो गए, तो 8 में से 3 खत्म हो गए। देन अगर मैं इसको और तोड़ूँ तो मुझे समझ में आता है कि इसमें 2 R भी है, एक है रिस्क मैनेजमेंट, एक है रिवर्सिबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर मैं इसको तोड़ूँ तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ RM, ठीक है। R से 2 है, दोनों भी अगर शॉर्ट फॉर्म में दोनों का RM ही है, एक रिस्क मैनेजमेंट है, एक रिवर्सिबिलिटी मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जो मेरे प्रोजेक्ट के आउटकम को या मेरे क्वालिटी को अफेक्ट कर सकती है। तो वो द रिस्क विच में अफेक्ट द प्रोजेक्ट आउटकम्स या क्वालिटी, उसको एनालाइज करते हैं, इतना ही है। वो ऐसे रिस्क जो हमारे प्रोजेक्ट के आउटकम्स को अफेक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको एनालाइज करना। और दूसरा रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या, एक क्राइटेरिया डिफाइन करना जहाँ पे वर्क प्रोडक्ट को रीयूज़ किया जा सके। तो हमारे पहले 3 और अभी 2, 5 हो गए, बचे 3, ठीक है। तो बाकी वो 3 क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स, फर्स्ट है फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। देखो अभी अगर आपने कभी कोड किया होगा या नहीं भी किया होगा, छोड़ो, अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो मैं क्या चाहूँगा कि देखो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो डिवाइड होता है सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में, ठीक है।
नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अगर कोई फर्स्ट स्टेप में गलती हुई, कभी मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, देखा होगा, अगर फर्स्ट पार्ट में रॉन्ग हो गया तो फिर वही चीज़ प्रोपोगेट होगी सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, और पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। सो वाइल कोडिंग आई डोंट वांट सच काइंड्स ऑफ थिंग्स टू हैपन। सो जो टेक्निकल रिव्यू में यही होता है कि इट एसेस इंजीनियरिंग वर्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड रिमूव एरर्स। एरर रिमूव करता है बिफोर दे प्रोपोगेट नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी में प्रोपोगेट होने से पहले ही एसेस करके हमारे प्रोडक्ट्स को एरर्स निकाल देना, ये काम होता है हमारे फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू का, ठीक है। दूसरा है वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन। अभी कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा कॉलेज में कुछ काम, देखो बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है, जगह जगह रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, है ना। अगर आपने कोई छोटा मोटा कुछ अगर पीबीएल बनाया होगा प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में, तो आपको फोर्स किया गया होगा कि एक डॉक्यूमेंट बनाओ, एक फाइल बनाओ, एक पीपीटी बनाओ, मॉडल बनाओ, बहुत कुछ बनाओ। तो ये भी हम वही करते हैं, जो हमारा वर्क प्रोडक्ट है ना, उससे रिलेटेड अपन एक्टिविटीज़ कैसे कैसे करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, लॉग्स, फॉर्म्स, लिस्ट वगैरह वगैरह, ये सब अपन इसमें बनाते हैं। और जो लास्ट स्टेप ना होता है मेजरमेंट, 8th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, उसमें मतलब जो हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो द एक्टिविटी द प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एंड कलेक्टेड। जो हमारा ओवरऑल प्रोसेस उसको डिफाइन किया, कलेक्ट किया, मतलब यहाँ पे मतलब एक तरह से फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। और ये भी होता है इसका कि प्रोजेक्ट मैनेजर एश्योर करता है, मतलब असिस्ट सॉफ्टवेयर टीम एंड डिलीवरिंग द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। मतलब क्या कर रहा है ये, हमारे सॉफ्टवेयर टीम को असिस्ट कर रहा है ताकि डिलीवरी हो पाए हमारे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर की। तो अगर मैं रिवाइज करूँ हमारे सारे पॉइंट्स, तो ऐसे हो जाएगा कि हमारे एस से 3 थे। एक था सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग कंट्रोल, SQA एंड SCM। यहाँ पे ट्रैकिंग कंट्रोल में क्या होगा, हमारी टीम को मेरे प्रोग्रेस एसेस करना होगा और करेक्टिव एक्शन लेने होंगे ताकि शेड्यूल मेंटेन रहे। SQA में क्या होगा, मेंटेन सॉफ्टवेयर की क्वालिटी मेंटेन रहे, इसलिए ये सब काम होगा। और SCM में मतलब क्या, नाम में ही डिफाइन कर रहा है कि सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना है, बट कब करना है, जो मैनेजमेंट है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन का कब होगा, तब होगा जब मेरे कोई चेंजेस करोगे मेरे सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और जो हमारे आर के 3 पॉइंट्स है, राइट, तो एक था रिस्क मैनेजमेंट था और एक था रीयूजेबिलिटी। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा, वो रिस्क जो अफेक्ट कर सकते हैं मेरे प्रोजेक्ट के आउटकम्स को, क्वालिटी को, वो देखेंगे। और दूसरा जो है नीचे ये वाला रीयूजेबिलिटी एंड मैनेजमेंट में, ये रिजल्ट मैनेजमेंट में ये देखा जाएगा कि क्राइटेरिया डिफाइन हो ताकि मेरा जो प्रोडक्ट को रीयूज़ किया जा सके। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ओवरऑल ख़त्म होता है, आप देख सकते हैं। अपन आगे बढ़ेंगे अभी।